हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी छात्रों की मांग थी कि हिंदी माध्यम के छात्रों के आंसर इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी प्रोग्राम पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस लेकर आए, तो आप छात्रों की बहुप्रतीक्षित मांग के आधार पर पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस लेकर आया है आपके लिए 25 डेज फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम और मींस 2024। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें आपके पूरे जीएस के चारों पेपर इसमें आपके कवर किए जाएंगे। आंसर बेहतर कैसे लिखा जाए, आंसर लिखने का प्रारूप क्या हो, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इन सब से संबंधित जितनी सारी बातें हैं अलग अलग विषय के विशेषज्ञ आपको बताते रहते हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं गौतम आनंद आपको सोसाइटी खंड के बारे में प्रश्न कैसे लिखना है उस पर चर्चा करने आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A5 का जो है आपका इंडियन सोसाइटी का सेगमेंट का आंसर राइटिंग प्रोग्राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सोसाइटी का पार्ट है यह जीएस पेपर 1 के अंतर्गत सम्मिलित है। यानी जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आप सभी को पता है कि 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हिस्ट्री है, दूसरे पार्ट में सोसाइटी का सेगमेंट है और तीसरे पार्ट में ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक आपको दिए गए हैं। प्रत्येक वर्ष इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज खंड से कम 6 और अधिकतम 7-8 सवाल तक यहां से पूछे जा रहे हैं। अगर विगत वर्षों के प्रश्न का आप अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि सोसाइटी यानी भारतीय समाज खंड से मिनिमम 6 प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें 3 प्रश्न 10 अंक के जिसे आपको 100 शब्दों में लिखना है और 3 प्रश्न 15 अंक के जिसे आपको 250 शब्दों में लिखना है। तो यह एक ऐसा विषय है जो अगर हम अन्य विषयों की तुलना में देखें तो इसका सिलेबस संक्षिप्त है, इसलिए कई बार छात्र इसको नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज के बारे में तो जानकारी उनके पास पहले से ही है। इसलिए बच्चों, अगर आप चाहते हैं अपने मेंस के मार्क्स को और बेहतर करना और अंतिम मेधा सूची में अपने नाम को अंकित देखना, तो ऐसी स्थिति के लिए आपको हर टॉपिक जीएस का, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, सबको समान वेटेज के साथ पढ़ना है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर 6 प्रश्न हैं यानी कुल मिलाकर 75 नंबर, 10 मार्क्स की अगर हम बात करें 3 प्रश्न यानी तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 30 मार्क्स यहां से और 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यानी 45 मार्क्स यहां से, तो मिनिमम 75 मार्क्स से के प्रश्न यहां से आ रहे हैं। अब आप ही सोचें कि 250 नंबर का पूरा जीएस पेपर 1 है, उसमें से अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, वह भी छोटा सा सेगमेंट, अगर वहां से 75 नंबर के सवाल आते हैं तो कहीं से भी वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। यानी 30% सवाल जीएस पेपर 1 का इस खंड से रहने हैं। तो इसी बात को ध्यान रखकर आप तैयारी करें। जैसा कि आंसर लेखन शैली की बात है तो हमारे सभी विषय विशेषज्ञ आपको बताते ही रहे हैं, उन्हीं कड़ी में मैं भी थोड़ी बातें बता दूं आपको। यूपीएससी के प्रश्न को पढ़कर पहले आप अंडरलाइन करें, उसमें से कीवर्ड्स को आप निकालें। प्रश्न की मुख्य मांग क्या है और किस संदर्भ में पूछा गया, इसको आपको पहले अंडरलाइन करके निकालना है। यानी प्रश्न का कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है और क्या पूछा गया है, यानी उस प्रश्न की मांग क्या है, यानी कंटेंट उसमें क्या लिखना है। तो अगर आप किसी भी प्रश्न को पढ़ते हैं और उसमें से उसकी मुख्य मांग को और किस संदर्भ में पूछा गया उसको यदि आप फिल्टर कर पा रहे हैं तो यह आपके लिए बेहतर होगा, एक उत्तर बेहतर लिखने में यह आपके लिए मददगार होगा। इसके बाद अभी आप बिगिनर हैं, आप क्या करें, एक रफ स्ट्रक्चर बना लें अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, जिस क्या कंटेंट है, उसका एक रफ स्ट्रक्चर बना लें कि इंट्रोडक्शन में मुझे ये लिखना है, बॉडी पार्ट में ये लिखना है, मुझे कंक्लूजन चाहे 2 ही लाइन का क्या लिखना है। ये एक आदर्श तरीका होता है। हम बिगिनर्स स्टूडेंट को ही बताते हैं कि आप 10, 20, 50, 100 सवाल लिखें और एक बार जरूर स्टार्टिंग में आप उसकी रफ फॉर्मेटिंग बना लें कि मुझे इतने वर्ड्स में ये लिखने हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। तो जाहिर सी बात है एक एक नंबर के लिए लड़ाई है, तो हम किसी भी प्रश्न को बहुत हल्के में आसान तरह से नहीं ले सकते। इस परीक्षा में एक एक नंबर के लिए फाइट है। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हम लोग सोसाइटी खंड के बारे में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सोसाइटी खंड में जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या है, तो पहला है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, उसके बाद भारत की विविधता, इसके अलावा महिला एवं महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, इसके बाद गरीबी एवं विकास संबंधित मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं, उनके उपचार, सामाजिक सशक्तिकरण, क्षेत्रवाद,
सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं। तो चलते हैं आज आंसर राइटिंग इस प्रोग्राम का पहला सवाल लेते हैं विलंब न करके। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल है, भारत में सामाजिक गतिशीलता, है ना, भारत में सामाजिक गतिशीलता पर जाति आधारित संगठनों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए प्रश्न पढ़ते ही आपको लग गया होगा कि इसमें प्रश्न की मुख्य मांग क्या है, यानी जो जाति आधारित संगठन है वो सामाजिक गतिशीलता में उनकी भूमिका क्या रही है, वो क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रश्न के अंतर्गत यदि हम गौर करें, प्रश्न की मुख्य मांग में हमें पहले क्या दिखाना है कि भारत में सामाजिक गतिशीलता पर जाति आधारित संगठनों के प्रभाव का क्या विश्लेषण करना है, और प्रश्न के दूसरे पार्ट में क्या इस संबंध में कोई चुनौतियां हैं या नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब हम प्रश्न की मांग को समझते हैं उसके बाद प्रश्न को लिखने में हम स्टार्ट कहां से कर सकते हैं, तो जाति आधारित संगठन। आखिर जाति आधारित संगठन सामाजिक गतिशीलता मतलब किसी भी समाज के अंतर्गत लोगों के मध्य जो एक सामाजिक संबंध है, ऊंच नीच का क्रम है, उनके विकास को लेकर, उनके पतन को लेकर, यानी जो समाज के अंतर्गत लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, वे ऑफ इंटरैक्शन उनका क्या है। और जो समाज में सभी जातियां रहती हैं, खास करके भारतीय समाज में, उसमें जाति आधारित संगठन कैसे कास्ट रिलेशन को प्रभावित करते हैं, यह प्रश्न की मुख्य मांग है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जाति आधारित संगठन भारत में बहुलता में है, और मुख्य रूप से इन जाति आधारित संगठनों की भूमिका सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम प्रमुखता से देखें तो इन जाति आधारित संगठनों की भूमिका मुख्य रूप से सामाजिक और राजनीतिक वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन दो क्षेत्रों में इनकी भूमिका अधिक है। तो पहले जाति आधारित संगठन क्या है उसके बारे में संक्षिप्त परिचय देकर वे किसके लिए कार्य करते हैं। जो भी जाति आधारित संगठन, जैसे आप कहते हो दलित आंदोलन या दलित संगठन या अनुसूचित जनजातियों का संगठन, अनुसूचित जातियों का संगठन, ये सभी अपने जाति के जो सामाजिक हाशिए पर हैं, जो समाज की मुख्य धारा से कटे हैं, अलग थलग हैं, जिनको सामाजिक बहिष्करण का दंश लंबे समय तक झेलना पड़ा है, उनके हितों के लिए कार्य करते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई समाज का समुदाय है जाति आधारित, अगर वो लंबे समय तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से बहिष्कृत रहेगा जाति आधारित सामाजिक संरचना के कारण, तो अन्य समुदायों की तुलना में उसका विकास अवरुद्ध होगा। और अगर उनका विकास अवरुद्ध हो जाए तो ऑब्वियसली अन्य जातियों की तुलना में वो पिछड़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो जाति आधारित संगठन है वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अपने सामाजिक पिछड़ेपन के, अपने जाति से संबंधित जो जातियां सामाजिक हाशिए पर है, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए कार्य करेंगे। तो यही आपकी प्रश्न की मुख्य मांग है। उम्मीद करता हूं कि भूमिका में क्या लिखना है आप समझ पाए। जैसे देखिए हमने जो आपके लिए एक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किया, जैसे पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है मुख्य रूप से अगर 10 अंक में पूछा जाए तो 150 शब्द है, तो भूमिका बहुत लंबी चौड़ी नहीं लिख सकते। यदि अगर यही प्रश्न अगर 15 अंक में पूछा जाए तो आपके पास थोड़ा बहुत अधिक लिखने की गुंजाइश है। तो हमने स्टार्टिंग कैसे किया कि भारत में जाति आधारित संगठन हाशिए पर, हाशिए मतलब सामाजिक हाशिए पर जो बहिष्कृत है, अलग थलग हैं, बड़े समुदायों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसा समर्थन, यानी उनके अधिकारों की बात करते हैं, उनके क्या समाज में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए अगर है, उससे संबंधित ये बात करते हैं। यानी वे अधिकारों और प्रतिनिधित्व के लिए लड़कर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। हालांकि सामाजिक गतिशीलता पर उनका प्रभाव जटिल है। कभी कभी वे न्याय के लिए प्रयास करते हुए जातिगत पहचान को भी मजबूत करते हैं। जैसे मान लीजिए दलित जातियों के हितों की बात करने वाले जो संगठन है वो कहीं ना कहीं दलित उत्थान, दलित कल्याण की बात अवश्य करते हैं, परंतु वह दलित पहचान को बनाए रखने के पक्षधर होते हैं। क्योंकि अगर जाति व्यवस्था है तभी तो दलित या समाज के दबे कुचले जाति के रूप में उनकी पृथक पहचान है। अगर आप ही सोचें कि अगर जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता खत्म हो गई तो फिर यह जातिगत विषमता रहेगी ही नहीं। ऐसी स्थिति में दलित या पिछड़ी जातियों के रूप में उनकी पृथक पहचान नहीं रहेगी। तो जो भी हाशिए पर समुदाय है जाति आधारित,
उसके लिए ये जाति आधारित संगठन कहीं ना कहीं उनके विकास और कल्याण के लिए अवश्य कार्य करते, लेकिन वे उनकी जातिगत पहचान को भी मजबूत बनाने की बात करते हैं, बनाए रखने के समर्थक है। वे नहीं चाहते कि जाति व्यवस्था का समूल विनाश हो जाए, वरना उनकी पृथक पहचान ही क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है ये आप समझ पाए। चलते हैं आगे, जो बॉडी पार्ट है कि कैसे ये जो जाति आधारित संगठन है ये अपने जाति विशेष के उत्थान, कल्याण व विकास के लिए ग्रासरूट लेवल पे क्या करते हैं। तो पहला देखिए, शैक्षिक सशक्तिकरण। बहुत सारे जाति आधारित संगठन क्या करते हैं, किसी पिछड़ी जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति, कोचिंग और मार्गदर्शन प्रदान करके ये संगठन हाशिए पर पड़े छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसरों को बढ़ाते हैं, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में और अपनी सामाजिक गतिशीलता में सुधार करने में सहायता मिलती है। सामाजिक गतिशीलता मतलब समाज का एक सोपान है जिसमें निम्न जातियां निम्न पायदान पर, लेकिन अगर बेहतर शिक्षा अगर मिल जाए, अगर बेहतर आर्थिक अवसर हो जाए, तो वे कहीं ना कहीं मुख्य धारा के समाज के पार्ट हो सकते हैं। तो शैक्षिक सशक्तिकरण द्वारा ये कौन करने का प्रयास करता है, तो जाति आधारित संगठन। उदाहरण के लिए जैसे अंबेडकर छात्र संघ उच्च शिक्षा संस्थानों में दलित छात्रों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है, जिससे शैक्षिक उन्नति को कई ऐसे संगठन है जो पिछड़ी जातियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। दूसरा, राजनीतिक एकजुटता। अगर ये जाति आधारित राजनीति करते हैं उससे लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया एक तरफ बाधित भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक राजनीतिक चेतना का निर्माण होता है। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, वे सशक्त होते हैं और सदियों से जो उनके प्रति उपेक्षा का भाव रहा है इसको मिटाने की भरसक प्रयास करते हैं। तो ये जो जाति आधारित संगठन है ये अपने जाति विशेष के मतदाताओं को एकजुट करते हैं और चुनावी परिणामों को प्रभावित करना सुनिश्चित करता है, जिससे कि हाशिए पर पड़े समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले और निर्णय लेने में उनका स्वर मजबूत हो, जो उनके अधिकारों की बात करने और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए। आखिर आप ही सोचिए, राजनीतिक अगर अधिकारों की प्राप्ति होगी तभी तो वो स्थानीय स्वशासन की इकाई से लेकर नीति निर्माण या निर्णय प्रक्रिया के सर्वोच्च पायदान संसद तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य दलित जातियों को अगर संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा तो उनके कल्याण, विकास व सशक्तिकरण हेतु विभिन्न विधानों, कार्यक्रमों, योजनाओं, नीतियों का क्रियान्वयन, निर्माण आदि संभव हो सकेगा। तो आप समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं जाति आधारित संगठन। और क्या करते हैं, सामाजिक सहायता प्रणाली, मतलब जो सामाजिक जीवन में उनके सहायता के लिए शिक्षा और कल्याणकारी कार्यक्रमों सहित सोशल असिस्टेंस प्राप्त करना, जैसे पेंशन या कई कल्याणकारी योजना। जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक गतिशीलता के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना। जैसे आवश्यक संसाधन क्या है, बुनियादी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, है ना, उनकी सामाजिक सुरक्षा। इन सब बातों के लिए ये राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बात को वो निम्न स्थान से लेकर उच्च स्थान तक उठाते हैं। आगे, कानूनी सहायता और न्याय। जैसे जो भी सामाजिक न्याय की विचारधारा है, चाहे वो अंबेडकर की हो, चाहे अन्य जितने भी समतावादी विचारक हैं, अगर कानूनी सहायता दलित जातियों को, पिछड़ी जातियों को न दिया जाए तो फिर उनका विकास अवरुद्ध रहेगा। इसलिए ये जाति आधारित जो भी संगठन है वो क्या करते हैं कि जाति आधारित हिंसा के पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करना। हमारे देश में जातिगत भेदभाव के कारण बहुत सारी हिंसा की घटनाएं होती है, जहां ऊंची जातियों के द्वारा निम्न जातियों को प्रताड़ित किया जाता है, कई बार जमीन पर कब्जा को लेकर, कई बार अन्य जातिगत वैमनस्यता के कारण, कई बार अन्य अधिकारों की लड़ाई हेतु, कई बार ईगो क्लास के कारण। ऐसी स्थिति में ये इन्हें सोशल असिस्टेंस तो प्रोवाइड करते ही हैं, उनके लिए विधिक सहायता भी प्रदान करते हैं। जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए कानूनी सहायता के साथ साथ न्याय और जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली में सबके लिए समान अवसर की बात है। अगर उनके प्रति शोषण या अन्याय का भेदभाव परक उनके साथ व्यवहार हो रहा है तो उनके लिए भी एक पारदर्शी एवं जवाबदेही तंत्र का होना जरूरी है। हाशिए पर पड़े जो भी लोग हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा और गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है।
उदाहरण के लिए जैसे दलित मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय अभियान हिंसा के दलित पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करता है। आप अपने उत्तर लिखने में कुछ कंटेम्पररी करंट इश्यूज, आप जो बातें कह रहे हैं उसको जस्टिफाई करंट के सिनेरियो से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कर सकते हैं। जैसे इनका एक अपना नेटवर्क है जिसमें उस जाति समुदाय के विविध लोग हैं, तो नेटवर्किंग और गठबंधन, जो भी नेटवर्किंग या उनका अपना एक सामाजिक गठबंधन है, उसकी सुविधा से हाशिए पर पड़े समुदाय के भीतर एक सोशल बॉन्ड और असिस्टेंस सिस्टम मजबूत होती है कि लगता है चलो कोई रोजगार करना है तो अपना कोई वहां है। यानी अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ऐसी स्थिति में आपको अपने जाति समुदाय के विशेष के लोगों की सहायता चाहिए, तो यही बात ये करते हैं। उदाहरण के लिए सामुदायिक संगठन वैवाहिक सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि भारत मैट्रिमोनी का विशिष्ट जाति समूह के लिए समर्पित खंड, तो ये भी एक बड़ी बात है कि सामाजिक सहायता प्रदान करना। चलते हैं अब, देखिए ये तो हुई अच्छाई कि ये किस प्रकार जाति आधारित संगठन जो है काम करते हैं। कुछ इसकी समस्याएं भी है, इसके मार्ग में कुछ बाधाएं भी है। तो सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में जाति आधारित संगठनों के समक्ष आने वाली कुछ चुनौतियां, इसकी भी संक्षिप्त चर्चा आपको करनी है। जैसे अगर जातिगत पहचान को आप बनाए रखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातिगत विभाजन समाज में और क्या होगा, बना रहेगा और बढ़ेगा। यानी अगर कोई दलित जाति, पिछड़ी जाति अपनी जातिगत पहचान को समाप्त करने की बजाय उसे बनाए रखने का समर्थन करेगी बच्चों, तो आप ही सोचिए कि तब समता मूलक समाज का या सामाजिक न्यायुक्त समाज की जो हमारी संविधान में वर्णित एक आदर्श राज्य की संकल्पना है वो कभी चरितार्थ हो पाएगी क्या? नहीं। तो अगर ये जातिगत पहचान को बनाए रखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातिगत विभाजन और क्या होगा, समाज में बढ़ जाएगा, जातिगत वैमनस्यता बढ़ जाएगी, जातिगत शत्रुता, तो सामाजिक सद्भाव इससे प्रभावित होगा। विभिन्न जातियों के मध्य सामाजिक संबंध क्या होंगे, प्रभावित होंगे। अगला उदाहरण के जैसे एग्जाम्पल के लिए शिक्षा रोजगार में आरक्षण यद्यपि लाभदायक है, लेकिन यह व्यक्तियों की उनकी जाति के आधार पर कहीं ना कहीं क्या करता है, वर्गीकृत करता है और जातिगत पहचान को भी मजबूत करता है, जैसा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के इर्द गिर्द जो बहस हुई। अब जैसे देखिए कई लोग क्या कहते हैं जाति आधारित आरक्षण विभेदकारी है, कई लोग क्या कहते हैं कि जाति आधारित आरक्षण होना चाहिए। हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे, जो संविधान और विधि की प्रक्रिया कहती है। अगर संविधान कहता है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। तो आप सामाजिक गतिशीलता के मार्ग में क्या क्या बाधाएं इनके समक्ष आती है। और अंतरजातीय संघर्ष, वही बताया कि विभिन्न जातियों के मध्य सामाजिक जीवन में प्रतिद्वंदिता दिखती है, संघर्ष दिखता है, जिससे सामाजिक सामंजस्य और विकास में बाधा हो सकती है। ये आप दिखा सकते हैं। आर्थिक असमानताएं, जैसे आप देखिए अनुसूचित जाति उपयोजना जैसे सकारात्मक कार्रवाई या कार्यक्रमों के बावजूद कई अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अभी भी उच्च स्तर की गरीबी का सामना करें। जैसे जितनी भी निम्न जातियां हैं या अन्य पिछड़ी जातियां, उनके कल्याण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा आजादी के बाद से लेकर अब तक संचालित हुए, परंतु वास्तव में उन तक लाभ नहीं पहुंच पाया है। यह भी एक कारण है। चलते हैं आगे। परिवर्तन का प्रतिरोध, जैसे कई जो है जाति आधारित संगठन अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो समाज के स्तर पर उसको लेकर विरोध की भी स्वर दिखाई पड़ती है। जैसे गहरी जड़े जमाए हुए सामाजिक मानदंड और परंपराएं जाति आधारित संगठनों द्वारा समर्थन किए जाने वाले परिवर्तनों का विरोध कर सकती है, जिससे सार्थक और अस्थायी सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। जैसे अंतरजातीय विवाह यद्यपि कानूनी रूप से स्वीकृत है, लेकिन सामाजिक जीवन में आज भी कहीं ना कहीं इसको लेकर समस्या है। तो यह भी एक कारण है कि जो समाज के स्तर पर परिवर्तन होना चाहिए उसके लिए विरोध का स्वर भी मुखर हो जाता है। तो यह भी आप दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पारंपरिक ग्राम परिषद जैसे खाप पंचायत अक्सर जाति आधारित रीति रिवाजों को कायम रखती है और इन संगठनों द्वारा प्रचारित प्रगतिशील परिवर्तनों का विरोध। जैसे खाप पंचायत का मुद्दा क्या है कि ये अंतरजातीय विवाह का विरोध करते हैं। जो सगोत्र विवाह है, एक ही गोत्र के दो व्यक्तियों में विवाह ना हो जबकि कानूनी रूप से उसकी मान्यता है, उसका भी ये विरोध करते हैं। तो ये आप दिखा सकते हैं। आंतरिक विखंडन कि अगर जाति आधारित संगठन मजबूत होंगे तो समाज के आंतरिक जीवन में समस्याएं हो सकती है। इतने सारे बात,
तो ऑब्वियसली हम निष्कर्ष में क्या दिखा सकते हैं कि जाति आधारित संगठनों का भारत में सामाजिक गतिशीलता पर दोहरा प्रभाव है, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। शिक्षा, आर्थिक उत्थान, कानूनी सुरक्षा और सामाजिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाले सुधार आवश्यक है, जिनसे वास्तव में इनका सशक्तिकरण हो पाए, इनका विकास हो पाए। न्याय, स्वतंत्रता और समानता के भारतीय संविधान के दृष्टिकोण को कायम रखते हुए भारत एक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण कर रहा है। आपको नहीं लगता कि पहले की तुलना में जातिगत भेदभाव, असमानता, इन सब में बहुत कमी आई है? तो धीरे धीरे अगर हम कहें, समय के विकास के साथ शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता और एक बेहतर राजनीतिक प्रणाली, एक विधि के आधार पर संचालित राज्य के अंतर्गत ये सभी हो सकता है कि हम एक समावेशी समाज या सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां पर सभी जातियां मिलजुल कर कार्य करें। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह से आप लिख सकते हैं और इसी तरह से आपको आंसर को इंप्रूव करना है। चलिए दूसरा प्रश्न उठाते हैं बच्चों। देखिए, भारत में सामाजिक गतिशीलता पर जाति आधारित संगठनों के, अच्छा ये निष्कर्ष में जो हमने बताया दोहरा प्रभाव ये वो था। चलते आगे, दूसरा प्रश्न उठाते हैं। भारत में सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक विकास के बीच के अंतर संबंध का परीक्षण करिए। किसके बीच में? तो सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक विकास के बीच अंतर संबंध का परीक्षण आपको करना है। नीतियां सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित कर सकती है? पहले तो आपको यहां पर समझना है कि ये किस पार्ट से सवाल है। जैसे आपके टॉपिक में दिया गया है सामाजिक, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है, तो उसमें भी सांस्कृतिक विविधता है, एक विविधता का अलग चैप्टर है। दूसरा विकासात्मक मुद्दे गरीबी के साथ आपको दिया गया है। तो ये कई यूनिट को क्लब करके एक स्टैंडर्ड प्रश्न इस तरह के बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्रश्न को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से बनाया जाता है। समाज के खंड को सामाजिक न्याय से, समाज के खंड को अर्थशास्त्र से, समाज के खंड को पॉलिटी से क्लब करके सवाल बना, इतिहास और समाज दोनों को मिक्स करके सवाल बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के प्रश्न का प्रयोग करें। अब देखिए बच्चों, इसमें कीवर्ड्स क्या? पहले तो आपको सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक विकास के संदर्भ को समझना होगा। तो प्रश्न की मुख्य मांग क्या है? आते हैं कि भारत में सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक विकास के बीच अंतर संबंध क्या है, कैसे ये इंटर रिलेटेड है, कल्चरल जो रिच हमारी डायवर्सिटी है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। दूसरा, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने में आने वाली क्या क्या चुनौतियां हैं, उस पर भी हमें चर्चा करनी। और लास्ट में सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए कौन कौन सी नीतियां हम सुझा रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले तो सांस्कृतिक विविधता का संदर्भ क्या आप समझते हैं? सांस्कृतिक विविधता किसे कहते हैं? थोड़ा सा इसको आपको एलैबोरेट करना है कि जो हमारा भारतीय समाज है वह एक विविधता मूलक समाज है, जहां पर धर्म की, प्रथा की, परंपरा की, क्षेत्र की, संस्कृति की, निजातीयता की, भाषा की, धर्म की, हर चीज की विविधता है। तो विविधता एक प्रकार से अंतर को बताती है। अगर हम राष्ट्र के रूप में भारत की परिकल्पना करते हैं तो यद्यपि अलग अलग क्षेत्रीय परंपराएं हैं, सांस्कृतिक अलग अलग परंपराएं हैं, प्रथा है, मान्यता, इसके बावजूद भी इन सब में कुछ ना कुछ कॉमननेस है जो भारतीय संस्कृति है। लेकिन भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक विविधता भी शामिल है। उत्तर की अपनी परंपरा प्रथा, दक्षिण भारत की अपनी संस्कृति, उत्तर पूर्व की अपनी संस्कृति और पश्चिम भारत की अलग। तो जो सांस्कृतिक विविधता है वह एक प्रकार से भारत को एक राष्ट्र के रूप में मजबूत करती है, एक हमारी पृथक पहचान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निर्मित करती है। तो पहले हम सांस्कृतिक विविधता के आशय को 2 लाइन में बता देंगे कि सांस्कृतिक विविधता अपनी भाषाओं, परंपरा और मूल्यों के साथ सामाजिक समृद्धि को बढ़ाती है। आज जो हम हैं, कहीं ना कहीं यह आज जो बना है यह कई पीढ़ियों की संस्कृति के प्रवाह का परिणाम है। संस्कृति क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तो जो भारतीय समाज या संस्कृति आज आप देखते हैं यह पिछले कई हजार वर्षों से चली आ रही। तो जो सांस्कृतिक विविधता है वह हमारी किस प्रकार हमें अपनी पृथक पहचान देती है, उसके बारे में 2 लाइन। तुरंत हम आ जाएंगे आर्थिक विकास पर कि जबकि आर्थिक विकास किसकी बात करता है? खुशहाली की और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। आर्थिक विकास मुख्य रूप में आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि वृद्धि की बात करता है।
और अगर समृद्धि या वृद्धि आएगी तो जीवन की गुणवत्ता क्या होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। भारत की व्यापक सांस्कृतिक विरासत और तीव्र आर्थिक प्रगति का अनूठा परिदृश्य सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के बीच जटिल संबंधों को उजागर करता। अब देखिए, यहीं से आप प्रश्न की मांग पर आएंगे। एक तरफ सांस्कृतिक विविधता है, दूसरी तरफ आर्थिक विकास है। तो जो अगला बॉडी पार्ट पर है उसको कोरिलेट करने से पहले आपको भूमिका बनानी पड़ेगी। एक तरफ हमारी रिच कल्चरल डाइवर्सिटी है ना। उत्तर भारत की अपनी प्रथा परंपरा, कहीं मोहिनी अट्टम, कहीं कथकली, कहीं कुचिपुड़ी, कहीं कथक, है ना। हर क्षेत्र की, कहीं मलयालम, कहीं तमिल, कहीं बिहारी, कहीं बांग्ला, कहीं मराठी। तो भाषाई विविधता है, खान पान, उत्सव, त्योहार, पोशाक, परिधान, यही तो हमारी संस्कृति के पार्ट है। ये अलग अलग क्षेत्र में हमारे यहां सांस्कृतिक विविधता में समाहित है। और जबकि जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास मुख्य से रूप से जीवन की गुणवत्ता में, आय की समृद्धि अगर बढ़ेगी तो उसका परिणाम आपके जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव होगी। तो ये आपको कोरिलेशन बताना है। अब चलते हैं सीधे हम अंतर संबंध पर आ जाएंगे कि जैसे अगर सांस्कृतिक रिच हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है तो हम क्या कर सकते हैं? पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं कि पर्यटक को आकर्षित करने के लिए दक्षिण भारत के मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर, कहीं ना कहीं यह सांस्कृतिक विविधता का ही पार्ट है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाने से क्या होगा? हमें स्थानीय रोजगार मिलेगा, राजस्व की प्राप्ति होगी। जैसे आप देखिए, कल्चरल टूरिज्म के कारण हमें रेवेन्यू गेन हो रहा। भारत में प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं भारत की सांस्कृतिक जो रिच हमारी विरासत है, हेरिटेज है, उसको देखने के लिए। मंदिर आपके हैं, आपकी कई विश्व धरोहर स्थल में आपकी बहुत सारी सूची में शामिल आपके यहां इमारतें हैं। इन सब को तो पर्यटन को लाभ। दूसरा, उदाहरण के लिए जैसे राजस्थान के महल, किले और सांस्कृतिक उत्सव पर्यटन के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था में, ऑब्वियसली जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम गोवा, बहुत सारे राज्य हैं, या दक्षिण भारत की बात करें, ये सब कहीं ना कहीं यहां पर लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। हस्तशिल्प और स्थानीय अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति में ही क्या पार्ट है उसका? एक पारंपरिक जो हमारे यहां शिल्प कला है उसको बढ़ावा देने से क्या होगा? कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विरासत का भी संरक्षण होगा और अद्वितीय उत्पादों के निर्माण से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जैसे आप देखोगे कई बर्तन जो है, किसी जगह में बर्तन की विशिष्ट शैली या चित्रकारी, कई हस्तकरघा, कई कला के, कई वस्त्र निर्माण की अलग अलग विधाएं, तो हमारी यह सांस्कृतिक विविधता का ही पार्ट है। कहीं पर बांस के वस्त्र हैं, कहीं पर सूती के वस्त्र हैं, कहीं पर जो है हस्तकरघा, कहीं पर और शिल्पकला, कहीं मूर्तियां। तो ये जो हमारी धरोहर है इससे कहीं ना कहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था को रोजगार मिलता है। जैसे कच्छ के कुटीर उद्योग, बांधनी वस्त्र जैसे अद्वितीय हस्तशिल्प का उत्पादन करते हैं जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के माध्यम से अर्थव्यवस्था में, जैसे अगर हम कहें कि बनारस की, जैसे बनारसी साड़ियां, या अगर हम करें कांचीवरम की साड़ियां, ये हस्तकला या हमारे जो भी बुनकर या जो भी हमारे कारीगर है सूती वस्त्र उद्योग में या अन्य वस्त्र उद्योग में, उनके लिए रोजगार का माध्यम। इसी प्रकार फिल्म उद्योग, फिल्मों में भी हम क्या दिखाते हैं? रिच कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। कई बार दक्षिण भारत की संस्कृति दिखाते, कई बार नॉर्थ ईस्ट, कहीं पर मध्य भारत, कई बार राजस्थान, हरियाणा, बिहार। फिल्म के माध्यम से भी हम अपनी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं और उससे भी पर्याप्त राजस्व मिलता है। उदाहरण के लिए मुंबई स्थित बॉलीवुड भारत में सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करता है। दुनिया के अन्य देशों में बॉलीवुड की फिल्म देखी जाती है, वह भारतीय संस्कृति को विश्व के कई अलग अलग भागों तक ले जाती है। तो ये आप दिखा सकते हैं। पाक कला पर्यटन, जैसे भारत में विविध पाक कला परंपराओं के साथ दुनिया भर में भोजन प्रेमियों को आकर्षित करने में पर्यटन और आतिथ्य को बढ़ावा। जैसे आप देखें भारतीय जो हमारी जो रिच क्यूजीन है उसकी ग्लोबल डिमांड है, कई लोग भारत के व्यंजन को टेस्ट करने यहां आते हैं। तो इससे भी हम कह सकते हैं, उदाहरण के लिए दिल्ली का मसालेदार स्ट्रीट फूड और केरल के समुद्री खाद्य व्यंजन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को आकर्षित करते। पारंपरिक चिकित्सा, यह भी तो सांस्कृतिक विविधता का पार्ट है। आयुर्वेद और योगा या नेचुरोथेरेपी, प्राकृतिक चिकित्सा, इनको बढ़ावा देने से कल्याण पर्यटन के माध्यम से आर्थिक लाभ मिलता है। आप देखोगे हमारे यहां लाखों पर्यटक आते हैं जो केरल में जाकर कहीं ना कहीं नेचुरोपैथी के द्वारा इलाज कराते हैं, योगा के लिए, आयुर्वेद के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सांस्कृतिक विविधता
सांस्कृतिक उत्सव और अर्थव्यवस्था। उत्सवों के उपयोग से आर्थिक गतिविधियां क्या होती है, बढ़ती है बिक्री। जैसे मान लीजिए कुंभ का आयोजन भारत सरकार ने सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में किया। कुंभ के नाम पर दुनिया भर से लाखों पर्यटक आपके यहां आए। कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसाय के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति हुई। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र में गणपति पूजा से पर्यटन, खुदरा और आतिथ्य क्षेत्रों के माध्यम से लाखों राजस्व की प्राप्ति होती है। जैसे आप देखिए अयोध्या में ही राम मंदिर के निर्माण के पश्चात आप देखें तो अयोध्या में बिक्री जो स्थानीय लोगों की है वह कई गुना बढ़ गई। वहां पर होटल व्यापार या अन्य टूरिज्म को लेकर अन्य चीजें बहुत तेजी से डेवलप हुई। एक मंदिर के स्थापित होने से आप देखें कि अयोध्या का कायाकल्प हो गया। कहीं ना कहीं जो अयोध्या की इकोनॉमी में कैसे मंदिर ने बाहर से पैसा प्रवाहित किया, इसका जीता जागता उदाहरण है। भाषाई विविधता और रोजगार। भाषाई विविधता का उपयोग करने से अनुवाद और स्थानीयकरण उद्योगों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं तथा वैश्विक व्यापार आवश्यकताओं के लिए बहुभाषी प्रतिभा पुल का उपयोग किया जा सकते हैं। जैसे आज आप देखिए कई बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो अपने उत्पाद अलग अलग क्षेत्र में बेचना चाहती है, उसके अनुरूप स्थानीय भाषा को भी मिलता है। उदाहरण के लिए लाइन ब्रिज और RWS जैसी कंपनियों ने बहुभाषी प्रतिभा पुल का उपयोग करके रोजगार सृजन के लिए भारत में परिचालन स्थापित किया। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं। चलते हैं सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए कौन कौन सी नीतियां हैं। जैसे क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देना भारत सरकार कर रही है कि स्थानीय संस्कृति को चाहे हस्तकरघा हो, हस्तशिल्प हो, मूर्ति कला हो, अन्य शिल्प कला हो या वस्त्र कला हो, जो भी है उन सब के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। उदाहरण के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम अपनी रिच डाइवर्सिटी का भी प्रदर्शन करते हैं और रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। पारंपरिक कला और शिल्प के लिए समर्थन, पारंपरिक कारीगरों को उनके शिल्प को बनाए रखने और उनकी कहीं ना कहीं सरकार उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, बहुत सारे उनको लाभ। सांस्कृतिक पर्यटन विकास के लिए राज्य भी कहीं ना कहीं प्रयास करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इन सब के माध्यम से रिच जो हमारी हेरिटेज है, रिच कल्चरल हेरिटेज है, उसके लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधाओं का, क्षमताओं का विकास कर रही है सरकार। इसी प्रकार समुदाय आधारित संसाधन प्रबंधन, जो भी समुदाय आधारित है उनको भी कहीं ना कहीं उनकी प्रबंधन को सशक्त बनाकर, चूंकि स्थानीय कला संस्कृति का प्रबंधन स्थानीय आधार पर किसी समुदाय विशेष द्वारा हो रहा, तो उसके लिए भी काम कर रही है। आप सांस्कृतिक नवाचार केंद्र, सरकार क्या कर रही है कि जो कल्चरल इनोवेशन सेंटर है उसको स्टैब्लिश कर रही है, जिसमें हम परंपरागत जो ज्ञान है और आधुनिक प्रौद्योगिकी दोनों को, टेक्नोलॉजी को मिला करके हम कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करते हैं। सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ बुनियादी ढांचे का विकास, बताया ही आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, ये सब आप दिखा सकते हैं। और अंत में कंक्लूजन के बीच में आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना अभिनव और समावेशी, अभिनव मतलब नवीन और समावेशी नीतियों के माध्यम से। जब हम नीतियां बनाएं तो उसमें क्षेत्रीय सभी क्षेत्रों के विकास के लिए नीतियां बनाएं, किसी क्षेत्र विशेष को अधिक वरीयता ना दे, किसी क्षेत्र विशेष की उपेक्षा ना करें, क्योंकि हर क्षेत्र किसी न किसी सांस्कृतिक विविधता से जुड़ा हुआ है। तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें और क्या बता सकते हैं, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आर्थिक प्रगति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। तो हम अपनी रिच कल्चरल डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व कर सकते हैं और इसके जरिए हम रेवेन्यू जनरेट भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। गरीबी के अंतर पीढ़ीगत संचरण पर टिप्पणी करें। अंतर पीढ़ीगत संचरण क्या है बता रहा हूं। नीतिगत हस्तक्षेप इस चक्र को किस प्रकार समाप्त कर सकता है। इसमें सीधे सीधे दो पार्ट हैं। पहला क्या है कि जो निर्धनता यानी गरीबी का अंतर पीढ़ी संचरण, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरित हो रहा, पिता भी गरीब थे, दरिद्र थे और उसका पुत्र भी, तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गरीबी ट्रांसफर हो रही है, हस्तांतरित हो रही है, उसके योगदान देने वाले कारक क्या है ये बताना है। इस चक्र को तोड़ने के लिए कौन कौन सी हम पॉलिसी इंटरवेंशन कर रहे हैं, नीतिगत हस्तक्षेप कर रहे हैं, कुल मिलाकर गरीबी निवारण के लिए सरकार क्या कर रही है, चलिए देखते हैं। तो इसमें पहले तो निर्धनता के अंतर पीढ़ी संचरण का तात्पर्य क्या है बता देंगे। बताया ही कि निर्धनता यानी गरीबी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होना। जैसे यदि हम हालिया जो न्यूज रहा है जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है
कि भारत में एक निर्धन परिवार को औसत आय स्तर हासिल करने में 7 पीढ़ियां का समय लग सकता है, जिससे होगा क्या, धारणीय विकास और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए निर्धनता के अंतर पीढ़ी संचरण को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखिए, धारणीय विकास में क्या करना है, एंड ऑफ पॉवर्टी, जीरो हंगर, इन सब को समाप्त करना है। एसडीजी के गोल में भी है, और प्राइमरी 17 गोल में से अगर हम कहें तो यह प्रमुख गोल है। एमडीजी में भी रहा है, तो यह आप बता देंगे। उसके बाद निर्धनता के अंतर पीढ़ीगत संचरण में योगदान देने वाले बहुत सरल सा प्रश्न है कि क्यों एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है गरीबी। तो पहला क्या है, शैक्षणिक कमियां, कि हमारे यहां शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर नहीं है, ग्राम नगरीय शैक्षणिक अंतराल है, पर्याप्त जो है ढांचा, बुनियादी ढांचा नहीं है, जो भी प्रशिक्षित शिक्षक है उनका अभाव है, आवश्यक संसाधनों की कमी। उसके कारण हमारा जो शैक्षणिक प्रणाली है वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में विफल रहा है, और अगर गुणवत्ता नहीं है तो निर्धनता के दुष्चक्र से व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। उदाहरण के लिए कुछ जस्टिफाई करेंगे। 2023 की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट क्या कहती है कि 14 से 18 वर्ष की आयु के लगभग 25% भारतीय युवा अपनी क्षेत्रीय भाषा में ग्रेड 2 स्तर का पाठ धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते। हमारे यहां साक्षर व्यक्ति कौन है जी, 7 वर्ष से अधिक उम्र का, जो किसी भी एक भाषा में अपना नाम लिख पढ़ सके, अपना नाम नहीं मतलब कुछ भी लिख पढ़ सके, वो साक्षर है। सच्चाई क्या है, कहने को हमारे यहां साक्षरता का आंकड़ा 85% से भी अधिक हो जाएगा नई जनगणना, लेकिन सच्चाई क्या है कि गुणवत्ता का अभाव। अगर गुणवत्ता नहीं है तो रोजगार के अवसर तक आपकी पहुंच नहीं हो पाएगी। और कुपोषण के कारण व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसकी जो सोच है, उसकी संज्ञानात्मक क्षमता जो है, कॉग्निटिव जो उनकी कैपेसिटी, वो कम हो जाती है, और बच्चों के विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यह भी का एक कारण है कि अगर व्यक्ति कुपोषित है तो उसकी उत्पादकता जो है प्रभावित होगी। तो यह भी है। आर्थिक असमानता, आय में उच्च असमानता और असमान धन का वितरण आप देख लीजिए, मुट्ठी भर लोग हमारे यहां धनी है और बहुसंख्यक आबादी निर्धन है। तो आप यह भी दिखा सकते हैं कि हमारा समाज जो है वह आर्थिक असमानता से युक्त है। उदाहरण के लिए इसको आप पुष्ट कर सकते हैं, ऑक्सफैम असमानता रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सबसे अमीर 1% व्यक्तियों के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। तो ये आप दिखा सकते हैं। और क्या, अस्थिर रोजगार, जैसे जॉबलेस ग्रोथ आप दिखा सकते हैं। रोजगार जो है हमारा, रोजगार का बड़ा हिस्सा कहां है, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है, जहां नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। सरकारी तंत्र में कितने लोग अपने जॉब करते हैं, अधिकतर हमारे यहां कौन है, प्राइवेट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर बाजार की दशाओं पर निर्भर करता है। कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी वित्तीय अनियमितता हुई, उसका परिणाम हमारे घरेलू बाजार पर दिखने लगता है। तो यह भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा उच्च ऋणग्रस्तता, कई निर्धन परिवार क्या है, उच्च उधार लागत और वित्तीय असुरक्षा के कारण ऋण के चक्र में, जैसे गरीब व्यक्ति है, कोई बीमारी हो जाए, असाध्य बीमारी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इतना है कि वह और गरीब हो जाता, जमीन बेचनी पड़ती, जब जमीन खत्म हो जाता तो कई बार अंग बेचने पड़ते अपने भावी संतान को, आने वाली संतान के लिए। सामाजिक सुरक्षा की परवाह किए बिना कई बार व्यक्ति अपने अंग दान कर देता है, यह भी गरीबी के कारण है। तो यह सब आप दिखा देंगे। अपर्याप्त आवास, हमारे यहां लगभग 65.5 मिलियन लोग, 6.5 करोड़ से अधिक आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मलिन बस्ती में रहते हैं, स्लम्स में। तो अगर ऐसी अपर्याप्त आवास और रहने की व्यवस्था नहीं होगी तो व्यक्ति की उत्पादकता प्रभावित होगी। जलवायु भेद्यता, निर्धन, जैसे हमारे यहां पर्यावरण क्षरण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण भी बहुत लोगों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के रूप में, अगर किसी वर्ष बेहतर बारिश ना हुई तो हमारी कृषि उत्पादकता बहुत गिर जाती है। इससे भी निर्धनता की स्थिति में, निर्धनता के अंतर पीढ़ीगत संचरण के चक्र को दूर तोड़ने के लिए क्या सरकार पॉलिसी इंटरवीन कर रही है। पहला, व्यापक शिक्षा सुधार। आप दिखा दें कि शिक्षा में हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे हम अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैसे हम कौशल विकास से युक्त शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। उसी प्रकार सशर्त नगद हस्तांतरण, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं डायरेक्ट अकाउंट में, है ना, वित्तीय सहायता के लिए। आय पुनर्वितरण और प्रगतिशील कराधान, जो हमारे यहां भारत में सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने के लिए भारत
सरकार एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम चलाती है। जो आपको लगता है कि कई लोगों पर टैक्स की अधिक मार है, उसके पीछे कारण क्या है कि बहुत लोग गरीब हैं, उनके सामाजिक कल्याण के लिए सरकार को अधिक पैसा खर्चना होता है। लैंगिक समानता का कार्यक्रम, जैसे हमारे महिलाएं भी निर्धनता की रेखा में, बहुत आधी आबादी भी आपकी निर्धन है क्योंकि महिलाएं हैं, तो उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। ये सब आप दिखा सकते हैं। रोजगार और कौशल विकास के 50 कार्यक्रम चला रही है। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु अनुकूलन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल भारत सरकार अपना रही है। तो ये सब आप दिखा सकते हैं। सामाजिक संरक्षण और सुरक्षा जाल, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो सुभेद्य है, वल्नरेबल सेक्शन, उनके लिए बेरोजगारी भत्ता, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, कई सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला रहे हैं। तो व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप से क्या हम कर सकते हैं? यह जो अंतर पीढ़ीगत निर्धनता, कंक्लूजन में के चक्र को तोड़ने में, या धारणीय विकास लक्ष्य, अभी जब बताया एसडीजी लक्ष्य, गोल नंबर 1 क्या है जी? गरीबी उन्मूलन और असमानता में कमी करने में मदद मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने बहुत अधिक उपलब्धियां की। कई, अगर हम देखें तो गरीबी के दुष्चक्र से करोड़ों आबादी को हमने विगत वर्षों में निकाला है। तो वो सब भी आप कोट कर सकते हैं, है ना? तो ये प्रश्न एक कन्वेंशनल प्रश्न था। गरीबी तो आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हर जगह गरीबी है ना, हमारे जीएस के सिलेबस में। तो उम्मीद करता हूं ये आप लिख पाएंगे। चलते हैं आगे, फिर आप उसको कुछ उदाहरणों से आप बता देंगे। चलते हैं लास्ट, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में जातिगत पहचान एक दो-धारी तलवार है। जातिगत पहचान क्या है? एक दो-धारी तलवार है। दो-धारी तलवार मतलब दोनों तरफ उसमें धार है, जो विभाजनकारी है और एकीकृत करने वाली शक्ति दोनों के रूप में कार्य करती है। कहने का मतलब जो हमारे यहां कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है, वह अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर अच्छा है तो वह किसी निम्न जाति को, किसी पिछड़ित वंचित जातियों के उत्थान की बात करता है, और अगर बुरा है तो वह सामाजिक विभेदन का कार्य करता है। यह आपको बताना है। चर्चा की प्रश्न की मुख्य मांग क्या है? तो पहले तो जातिगत पहचान किस प्रकार विभाजनकारी है, पहला पार्ट में यह बताएंगे। दूसरा क्या बताएंगे कि जातिगत पहचान किस प्रकार एक एकीकृत शक्ति के रूप में भी कार्य करता है। चलिए सीधे हम प्रश्न की भूमिका में जातिगत पहचान के बारे में बताएंगे कि भारतीय समाज सदियों से जो है जाति आधारित विभाजित समाज रहा है, और जातिगत पहचान एक जटिल संरचना है जो समाज को क्या करती है, जन्म के आधार पर, जिस जाति में जन्म हुआ जीवन पर्यंत आप उसी के सदस्य हो। हर जाति से संबंधित कुछ निश्चित नियम है, व्यवसाय है। जाति एक अंतःविवाही समूह रहा। अधिकतर लोग अपनी ही जाति, अपनी उपजाति में विवाह करते हैं। सामाजिक जीवन में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएंगे, जातिगत नियम प्रचलित हैं। तो जाति सदियों से, उत्तर वैदिक युग से अब तक हमारे भारतीय समाज की सामाजिक वास्तविकता का एक पार्ट रही है। यह आपको बताना है। यह सामाजिक स्थिति व्यवसाय और रिश्तों को निर्धारित करती है, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गत्यात्मकता को गहराई से प्रभावित करता है। आज आप देखिए, आज आधुनिकीकरण के बावजूद, शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता के स्तर में वृद्धि के बावजूद आज भी जातिगत भेदभाव आज आपको दिखाई जाएंगे, और कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी जातिगत पहचान को बनाए रखने के लिए बहुत सारी जातियां प्रयासरत हैं। इससे क्या होगा? तो सामाजिक सद्भाव प्रभावित होगा। ये आप बता देंगे। अब जातिगत पहचान क्यों एक विभाजनकारी शक्ति है? अगर आप देखें, अगर जातिगत पहचान है तो सामाजिक बहिष्कार, जाति के आधार पर सामाजिक बाधाओं को लागू करने से व्यापक भेदभाव और पृथक्करण को बढ़ावा मिलता है। जैसे जो जातियां पिछड़ी या निम्न जातियों के रूप में रही, वो समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रही है। तो सामाजिक बहिष्करण, अगर जातिगत पहचान रहेगी तो निम्न जाति या फला जाति, अमुक जाति ऐसी है, वो पिछड़ी है, एक प्रकार से उनके सामाजिक बहिष्करण को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, आर्थिक असमानताएं, अगर जातिगत पहचान एक विभाजनकारी शक्ति के रूप में है तो संसाधनों और अवसरों तक पहुंच पर जाति आधारित प्रतिबंध पर्याप्त आर्थिक असमानता उत्पन्न करेगी। जैसे जो निम्न जाति के लोग हैं उनको आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने से हतोत्साहित किया जाएगा। जातिगत पहचान बने रहने से एक बड़ी बात है। उदाहरण के लिए 65 मिलियन एसटी यानी अनुसूचित जनजाति बहुआयामी गरीबी में रहते हैं, और 94 मिलियन एससी अनुसूचित जाति बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना है। शैक्षिक असमानता, अगर जातिगत भेदभाव, अगर जातिगत
अगर हम कह सकते हैं पहचान बनी रहेगी तो शैक्षिक असमानता भी आपको दिखाएगी। जातिगत असमानता शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रतिफलित होती है, दिखाई पड़ती है कि भेदभाव और अपर्याप्त संसाधन निम्न जातियों के लिए शैक्षिक उन्नति में बाधा डालते हैं, क्योंकि वास्तव में शिक्षा की इन्हें अन्य जातियों की तुलना में अधिक जरूरत है, और अगर शिक्षा में अभाव है तो उससे प्रभावित अधिक ये होंगे। राजनीतिक विखंडन, जाति आधारित मतदान, आज आप देख लीजिए हमारे देश में चुनावी राजनीति जो आप कह सकते हो वो जाति आधारित राजनीति ही है। जाति के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति, वोटों के लामबंदी की बात, तो अगर ऐसी होगी तो कहीं ना कहीं जातिगत पहचान से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसको बाधा मिलेगी। सामाजिक हिंसा, जातिगत तनाव अगर विभाजनकारी है तो कहीं ना कहीं जातिगत विद्वेष, असमानता, भेदभाव वह जातिगत हिंसा में भी परिणत हो सकती है। वैवाहिक प्रतिबंध, सजातीय विवाह को लागू करने और अंतरजातीय विवाह को दंडित करने के परिणाम स्वरूप सम्मान के प्रतिष्ठा हत्या, ऑनर किलिंग, अगर किसी उच्च जाति की महिला का विवाह निम्न जाति के पुरुष से हो जाए, देखिए पूरा समाज परिवार उसकी हत्या पर उतारू हो जाता है, ऑनर किलिंग। यह भी आप दिखा सकते हैं हरियाणा और राजस्थान में ऑनर किलिंग, खास करके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, ये पूरा जो बेल्ट है इसमें आप देख सकते हैं प्रतिष्ठा हत्या। व्यावसायिक पृथक्करण, आज भी कहा जाता है कि यह व्यवसाय फला जाति ही करेंगे, यद्यपि आज व्यावसायिक पहचान जो पहले से जातिगत रही है वो अलग अलग दिखाई पड़ती है। कोई जरूरी नहीं है कि जो है जूते की दुकान अमुक जाति की ही हो और शिक्षा प्रदान करना अमुक जाति ही करे आज, लेकिन फिर भी अधिकतर क्या दिखता है कि कुछ व्यवसायों को निम्न जातियों तक सीमित रखने के पारंपरिक भूमिकाएं, जैसे चमड़ा निकालने के लिए, जैसे जो भी अपवित्र व्यवसाय समझे गए हैं समाज के स्तर पर। यद्यपि व्यवसाय कोई भी पवित्र और अपवित्र नहीं होता, कार्य कार्य है ना, लेकिन समाज के स्तर पर प्रचलित है कि यह व्यवसाय निम्न है। तो ये आप बता सकते हैं, उदाहरण के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग है ना, मैला ढोना जिसको आप कहते हो, भारत में लगभग 1.3 मिलियन दलित शामिल इसमें है। सर्वाधिक आज भी मैला ढोने वाले लोग कौन है? दलित समुदाय के। अब देखिए ये तो हुआ सिक्के का एक पहलू कि कैसे विभाजनकारी है। चलते हैं दूसरी तरफ कि कैसे यह एकीकृत करता है। उदाहरण के लिए कानूनी अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में भी आपको समझाया कि उनके अधिकारों की बात करना, उनके राजनीतिक सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों की वकालत करना, सामाजिक एकजुटता, जाति आधारित संगठन, अभी जस्ट पहले सवाल में भी ये बताया। सांस्कृतिक पहचान, विशेष सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित, हर जातिगत पहचान को संरक्षण देने की आवश्यकता है। तो आप शैक्षिक उत्थान में भी कहीं ना कहीं जातिगत विशेष के समुदाय अपने जाति के लिए बात करते हैं। तो ये सब आप दिखा सकते हैं। तो आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि भारत में जातिगत पहचान ऐतिहासिक रूप से पहले से ही क्या रहा है? विभाजनकारी रहा है। लेकिन वर्तमान में क्या है? समावेशी शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सख्त भेदभाव विरोधी कानूनों के माध्यम से इसे एक एकीकृत शक्ति में वर्तमान में बदला जा सका है, और हम बहुत हद तक इसमें सफल भी हैं। आगे बढ़ते हुए विविधता को अपनाना और समान अवसर सुनिश्चित करना एक अधिक सुसंगत और समतापूर्ण समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब आम भाषा में कि जाति के आधार पर समाज विभाजित भी है, और अगर जातियां हैं तो कहीं ना कहीं वह समाज के स्तर पर किसी जातियों को एकीकृत करने का भी कार्य करता है। चलते हैं अगला सवाल लेते हैं। देखिए, ग्रामीण और शहरी भारत में महिलाओं की स्थिति की तुलना कीजिए। सामाजिक आर्थिक कारक इन अंतरों को कैसे योगदान करते? बड़ा ही सरल सवाल है कि ग्रामीण और शहरी महिलाओं के सामाजिक जीवन में क्या अंतर है। तो इसमें पहला क्या प्रश्न की मुख्य मांग है कि ग्रामीण और शहरी भारत में महिलाओं की स्थिति के बीच में क्या अंतर है। दूसरा कहता है कि चर्चा सामाजिक आर्थिक कारक इन अंतरों को कैसे योगदान देते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें चर्चा क्या करना है कि कैसे सामाजिक आर्थिक कारक इन अंतरों में योगदान करते हैं। चलिए, तो किसी भी समाज का मापदंड अगर हम स्टार्ट करें तो थोड़ा आइडियल कुछ कोट से भी कर सकते हैं। तो हम उसमें हमने क्या लिखा कि किसी भी समाज का मापदंड यह है कि वो अपनी महिलाओं और लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। मिशेल ओबामा का स्टेटमेंट है, चाहे तो आप कोट कर सकते हैं, चाहे तो ना भी कर सकते हैं। कि आज आप देख सकते हैं कि ग्रामीण और नगरीय जो महिला है उनमें बहुत अंतर है, शिक्षा के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, उनकी स्वतंत्रता को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर, उनके कौशल को लेकर।
तो जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो लैंगिक भेदभाव अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी पुरुष प्रधान, पितृ प्रधान समाज की प्रधानता है। शिक्षा के अवसर यद्यपि हाल के वर्षों में बढ़े हैं, लेकिन उसमें गुणवत्ता का अभाव है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं और जो नगरीय क्षेत्र की महिलाएं, उनके मध्य अंतर आप कई आधारों पर दिखा सकते हैं। जैसे शिक्षा, तो उच्च साक्षरता दर शहरी क्षेत्र में 83% और अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शहरी क्षेत्र में, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में निम्न साक्षरता दर 65% और अधिकतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। सामाजिक स्थिति, यहां अधिक स्वायत्तता है, अधिक स्वतंत्रता है। सामाजिक गतिशीलता में महिलाओं की भूमिका को स्वीकारा गया है। आज भी ग्रामीण समाज में क्या पितृसत्तात्मक मानदंड है और सामाजिक गतिशीलता महिलाओं की प्रतिबंधित है। आगे स्वास्थ्य सेवा, शहरी क्षेत्र में उन्नत स्वास्थ्य सेवा बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम कहें तो स्वास्थ्य सेवा का बहुत ही खस्ता हाल है। स्वच्छता, सफाई और स्वच्छता शहर में बेहतर है, ग्रामीण क्षेत्र में, ये बता दें। इसके अलावा सांस्कृतिक मापदंड, अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में कैसे कहीं ना कहीं मॉडर्निटी है। आपको महिलाओं के लिए एक थोड़ा सा जो कंजर्वेटिव अप्रोच है वो कम है जो रूरल एरिया में है। तो ग्रामीण समाज में पितृसत्तात्मक मानदंड है, पुरुष प्रधान समाज है, तो संस्कृति भी जो है वह वैसी ही बनी है। कहीं ना कहीं महिलाओं के कल्याण और विकास को लेकर अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह अधिक है ना। जबकि सच्चाई क्या है कि यहां पर अगर हम कहें नगरीय क्षेत्र में थोड़ा समतावादी, समानतावादी, इस तरह की नीतियां अधिक है। चलते हैं आगे। पारिवारिक संरचना, महानगरीय क्षेत्र में क्या है, परिवार अक्सर अधिकतर कैसे होते हैं महानगरीय क्षेत्र में, एकल परिवार, नाभिक परिवार, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। वहां पर परिवार का कार्य दायित्व तो महिलाओं पर भी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष प्रधान होने के कारण परिवार का भरण पोषण कौन करेंगे, तो पुरुष। तो ऐसी स्थिति में वित्तीय मामले में या परिवार नियोजन या कल्याण, हर मामले में निर्णय लेने का अधिकार किसको है, महिलाओं को ना होकर पुरुषों को है। जबकि अर्बन एरिया में महिलाएं जो है वह अपने पति का वित्तीय भार भी उठाती है, घर परिवार में डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व है। सामाजिक गतिशीलता शहरी क्षेत्र में ऑब्वियसली शिक्षित है, रोजगार के अवसर है, स्किल्ड है, तो अधिक होगी। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक गतिशीलता, अवसरों की कमी है, शिक्षा का निम्न है, कौशल का अभाव है, ऐसी स्थिति में निम्न होगी वहां। इसके अलावा रोजगार के अवसर, आज आप देख रहे हो नगरों महानगरीय क्षेत्र में आज सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में हमारे नगर डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे आईटी सेक्टर में, अन्य विनिर्माण क्षेत्र में आज महिलाओं की संख्या, श्रम बल भागीदारी नगरीय क्षेत्र में बढ़ी है। उच्च वेतन वाली नौकरियों में भी महिलाओं की और विविध रोजगार के बाजार में महिलाओं की उपस्थिति है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर महिलाएं कहां हैं जी, कृषि या घरेलू कार्य में। तो ये आप दिखा सकते हैं। और अगर आय का स्तर, तो आय का स्तर ऑब्वियसली ग्रामीण क्षेत्र में की महिलाओं की तुलना में नगरीय क्षेत्र में क्या है, महिला की आय का स्तर बेहतर है, बेहतर जीवन की गुणवत्ता है, ये आप बता सकते हैं। तो ये सब आप कंपेयर कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल डिसीजन लेने के मामले में यहां पर स्वतंत्रता अधिक है, वहां तो अक्सर पुरुष प्रधान है, पुरुष की आय पर ही महिलाएं निर्भर है, ऐसी स्थिति में वह स्वतंत्र नहीं है। ये सब आप दिखा सकते हैं। उद्यमिता की जो नगरीय क्षेत्र की महिला है वो एंटरप्रेन्योर स्किल जो है ना, एंटरप्रेन्योरशिप से युक्त है, नवाचार, उद्यमशीलता, अधिक शिक्षित हैं, अधिक जागरूक हैं, अधिक स्किल्ड है। तो ऑब्वियसली यहां पर कहें तो महिलाओं में अधिक तकनीकी गुणवत्ता होने के कारण उद्यमिता अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम कहें तो अपेक्षाकृत बहुत निम्न है। तो ये सब आप अंतर बता सकते हैं। कुछ क्या किया जाना चाहिए, इन अंतरों को कैसे योगदान कौन देता है वो बताना है। तो सबसे जरूरी क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला को सशक्त बनाने के लिए जो भी है शिक्षा, स्वास्थ्य या ग्रामीण शहरी जो असमानता है उसको हमें पाटने की जरूरत है, और इन्हीं के कारण वहां पर आर्थिक अवसर में अंतर आपको दिख जाता है। तो इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके भारत क्या कर सकता है, सतत विकास लक्ष्य में जो वर्णित लक्ष्य है शिक्षा संबंधित या लैंगिक असमानता से संबंधित गोल नंबर 5 या गोल नंबर 8 में जो वर्णित लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए तो आप दिखा सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पहले तो कौन से कारण है जो इन अंतरों को प्रदान करते हैं, उसमें पितृसत्तात्मकता दिखा सकते हैं, आप सामाजिक परिवेश दिखा सकते हैं, जेंडर आधारित भेदभाव, लैंगिक पूर्वाग्रह जिसको, ये सब तमाम चीजें आप दिखा सकते हैं, और फिर कुछ कंक्लूजन में आप बता सकते हैं क्या किया जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। शहरीकरण पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देता है। शहरीकरण, नगरीकरण पारंपरिक सामाजिक संरचना को चुनौती देता है। पारिवारिक गतिशीलता और सामुदायिक
संबंधों को प्रभावित करता है। इन चुनौतियों को संबोधित करने के लिए समाधानों के साथ इस कथन का परीक्षण करें कि नगरीकरण का पारंपरिक सोशल स्ट्रक्चर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो पहला क्या है, तो चर्चा हमें क्या करना है कि नगरीकरण पारंपरिक सामाजिक संरचना को कैसे चुनौती देता है, और दूसरा कि चर्चा कीजिए कि शहरीकरण की चुनौतियां पारिवारिक गतिशीलता को कैसे प्रभावित करती है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए तो पारिवारिक गतिशीलता सामुदायिक संबंध को कैसे प्रभावित करती है, इस पर चलते हैं। तो पहले संक्षिप्त में शहरीकरण के आशय को बता देंगे, है ना। शहरीकरण क्या है जी, नगरीकरण किसे कहते हो। शहरीकरण कहीं ना कहीं शहरीकरण का आशय किसी नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या के उच्च सकेंद्रण, है ना, किसी भी अन्य क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या के निवास सकेंद्रण को व्यक्त करने वाली प्रघटना को हम शहरीकरण कहते हैं। तो शहरीकरण कहीं ना कहीं शहरों को आप विकास के इंजन के रूप में देखते हैं, इसलिए आप ऐसा मानते हैं कि अगर नगरों का विकास होगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास को बल मिलेगा। तो नगरीय संरचना जो है वह ग्रामीण सामाजिक संरचना से पृथक होती है। यही आपको बताना है कि कैसे जो हमारी परंपरागत जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित सोशल स्ट्रक्चर है, जो वहां परिवार का है, वहां धर्म है, शिक्षा है, वहां का अन्य सामाजिक ताना बाना है, वो नगरीय क्षेत्र में कैसे परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न की मुख्य मांग पहले पार्ट में ये है। तो हम बताएंगे कि शहरीकरण आधुनिक विकास की एक पहचान है जो महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाता है। हालांकि यह पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को बाधित भी करता है। कैसे बाधित करता है आगे इसको डिस्क्लोज करेंगे। पारिवारिक गतिशीलता और सामुदायिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। जैसे जैसे शहरों का विस्तार होता है ग्रामीण से शहरी जीवन में परिवर्तन चुनौतियों को जन्म देता है, जिसके लिए सांस्कृतिक अखंडता और सामाजिक जैसे नगरीकरण के कारण क्या सामाजिक संरचना बदलती है। परिवार, धर्म, पितृसत्तात्मकता, आर्थिक जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर क्या था और नगरीय क्षेत्र में क्या है, ये आपको मुख्य रूप में बताना है। तो जैसे शहरीकरण कैसे पारंपरिक सामाजिक संरचना को चुनौती देता है, उसे कई बिंदु जैसे पहले लैंगिक भूमिका को पुनः निर्धारित। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं के लिए बहुत ही लिमिटेड अवसर है जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की, लेकिन जैसे ही अर्बन एरिया में आते हैं महिला की शिक्षा स्किल्ड अधिक है, ऐसी स्थिति में वहां पर रोजगार के क्षेत्र में अवसर है। तो पहला जो जेंडर स्पेसिफाइड रोल है उसको ये रीडिफाइन करता है कि नहीं भैया, महिलाएं सिर्फ घर में चूल्हा चौका के लिए ही नहीं है, बल्कि महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में भी पुरुषों के कदम से कदम साथ मिलाने के लिए भी है। तो यही जो जेंडर रोल है जो पारंपरिक समाज में था उसको कैसे यह तोड़ता है, यह बताना है आपको कि शहरी जीवंत पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को पुनः निर्धारित करता है। मतलब अधिक महिलाओं के हितैषी है, अधिक महिलाओं के स्वतंत्रता की बात करता है, उनके आर्थिक अवसरों में भागीदारी की बात करता है। तो ये बताएंगे सांस्कृतिक आत्मसातीकरण, मतलब कि जो अर्बन एरिया है वहां पर विविध संस्कृति रीति रिवाज, कहने का मतलब एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, एक ग्लोबल कल्चर आपको दिखती है, एक मॉडर्न कल्चर। ऐसी स्थिति में जो पुरुष प्रधान संस्कृति है उसका कोई विशिष्ट महत्व नहीं होता, ये आप दिखा सकते हैं। आगे बढ़ा हुआ व्यक्तिवाद, जैसे जैसे इंडिविजुअलिज्म बढ़ेगा कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के विकास की बात होगी। ग्रामीण क्षेत्र में सामूहिकता आधारित सामाजिक व्यवस्था है, जबकि अर्बन एरिया में व्यक्तिवादिता, उपभोक्तावादी, भौतिकवादी संस्कृति की प्रधानता है। तो ये आप विस्तारित परिवार के समर्थन, ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार, कई पीढ़ी के लोग एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन अर्बन एरिया में क्या है कि अर्बन एरिया में न्यूक्लियर फैमिली आपको दिखते हैं, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। तो बच्चों के शहरों में प्रवास से क्या होता है जी कि बच्चों के पालन पोषण और बुजुर्ग की देखभाल में विस्तारित परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र में उसकी भूमिका कम हो जाती है, जिससे एकल परिवारों पर इन जिम्मेदारियों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने का अधिक अवसर मिलता है। तो ये आप दिखा सकते हैं। कृषि पद्धतियों में भी गिरावट, अगर हम यह भी दिखा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पारंपरिक कृषि है, जबकि नगरीय क्षेत्र में अगर हम कहें तो कृषि के अतिरिक्त व्यवसाय में महिलाएं हैं। तो ये सब आप बता सकते हैं। अब शहरीकरण किस तरह से पारिवारिक गतिशीलता को, वही बताना है जो अभी बताया कि कैसे हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ परिवर्तित हो रहे हैं। युवाओं को अधिक स्वतंत्रता दी जा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, ऐसा नहीं है। वृद्ध जनों का अलगाव है, परिवार में संयुक्त परिवार में कई पीढ़ी के लोग हैं, तो जो दादा हैं उनकी भी स्थिति सुरक्षित है, लेकिन अर्बन एरिया में नाभिक परिवार होने से बुजुर्गों के
भरण पोषण को लेकर उनके सामाजिक सुरक्षा उनकी बाधित हुई, आप दिखा सकते हैं। विलंबित विवाह और पितृत्व, अगर हम कहें अर्बन एरिया में आज लोग विलंबित विवाह कर रहे हैं उसमें करियर को प्राथमिकता देने के कारण, और ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याएं होती है। परिवार को स्टार्ट करने में डिसीजन लोग देर से लेते हैं और उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। तो ये सब आप बता सकते हैं। तलाक, ऑब्वियसली अगर हम देखें अर्बन एरिया में सामाजिक सुरक्षा तो महिलाओं की सीमित है ही, साथ साथ तलाक के दर में वृद्धि आपको अधिक दिखेगी। क्यों? क्योंकि पुरुषों पर आर्थिक रूप में वो निर्भर नहीं है। ऐसी स्थिति में ईगो में क्लास, अहंकार का टकराव, बच्चों पर शैक्षिक दबाव, अगर हम कहें कि अर्बन एरिया में क्या है, अधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण, तो कुल मिलाकर आप ये सब दिखा सकते हैं कि अब समाधान क्या है। अगले पार्ट में थोड़ा सा बता दीजिए क्या कर सकते हैं। तो पहला, समावेशी शहरी नियोजन को बढ़ावा देना है ना, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि शहरों को पूर्ण रूप से, अगर हम आइसोलेटेड रखने की बात नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं पूर्ण पड़ोस को लागू करना, जो कि आवासीय, वाणिज्यिक और मनोरंजन स्थानों को एकीकृत करते हैं। कुल मिलाकर जो अर्बन एरिया, उसका डेवलपमेंट ग्रामीण मॉडल की तर्ज पर अर्बन सटायर में, अर्बन एरिया में किया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सामुदायिक केंद्र स्थापित करना ताकि लोग के संबंध मजबूत हो, सांस्कृतिक संरक्षण कार्यक्रम को लागू करना, यह सब अगर हम करें, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, यह सब हम कर सकते हैं। समुदाय आधारित वृद्धजन देखभाल कार्यक्रम, तो इस प्रकार हम शहरीकरण के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो पारंपरिक सामाजिक संरचना, देखो सामाजिक संरचना में तो बदलाव होगा ही, क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो अर्बन जो सेटअप है, अगर हम यह कहें तो वह एक अलग परिवेश ही है। तो ये आप कंक्लूडिंग में लाइन में आप क्या दिखा सकते हैं कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो चेंजिंग सिनेरियो आपको दिखेगी ही दिखेगी, लेकिन उसके बाद भी उसे समावेशित बनाना है समुदाय आधारित भागीदारी के साथ। तो ये सब आप बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भाषाई विविधता के निहितार्थों पर चर्चा करिए। अब देखिए प्रश्न की मुख्य मांग क्या आ गई, भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकीकरण दोनों के मध्य संबंध पर आपको हाईलाइट करना है। कहता है कि कौन सी रणनीतियां भाषाई सद्भाव को बढ़ावा दे सकती है। तो मुख्य मांग क्या है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए पहले तो भाषाई विविधता सकारात्मक निहितार्थ पर चर्चा करना है, और दूसरे पार्ट में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भाषा विविधता के नकारात्मक निहितार्थ पर, और लास्ट में भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सके। जैसे अगर हम कहें कि हमारे यहाँ भाषाई विविधता है, कहते हो ना कि प्रत्येक 14-15 किलोमीटर पर भारत में भाषा बदल जाती, तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी लिपियां हैं। ऐसी स्थिति में भाषाई विविधता हमारी रिच कल्चरल डाइवर्सिटी का ही एक पार्ट है, तो सांस्कृतिक विविधता का ही यह एक प्रमुख भाग है, और भाषा किसी समुदाय को एक पहचान भी प्रदान करती है। तो बहुत सारे समुदाय अपनी भाषा को लेकर बहुत ही संवेदी होते हैं, संवेदनशील होते हैं। भारत में अगर हम कहें तो 22 आधिकारिक भाषा को मान्यता प्राप्त है, और कई बोलियां जो हैं, बोलियों वाला भारत देश है, जो अपार भाषाई विविधता का उदाहरण है। ये आप बता सकते हैं। जहां यह विविधता सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध करती है, वहीं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौतियां भी उत्पन्न करती है। कैसे, आगे समझेंगे। जिसके लिए भाषाई बहुलता का सम्मान करते हुए एकता को बढ़ावा देने के लिए संतुलित रण। अब देखो यहां पर थोड़ा कंक्लूडिंग लाइन पहले कोशिश करेंगे, सिर्फ हम परिचय यहां पर दे दे। चलते हैं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भाषाई विविधता। अगर विरासत, भाषा भी क्या है, संस्कृति का ही एक पार्ट है, किसी भी समुदाय विशेष की पहचान का पार्ट है। तो अगर भाषा को आप संरक्षण देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति का संरक्षण होता है। तो विभिन्न क्षेत्रों के लिए अद्वितीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आख्यानों की यह रक्षा करता है और उन्हें बनाए रखता है, जिससे राष्ट्रीय पहचान समृद्ध होती है और अतीत से एक अटैचमेंट, जुड़ाव बना रहता है। शैक्षिक विविधता मातृभाषा में सीखने की सुविधा प्रदान करता है और संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करती है। समझ में सुधार, जैसे आप कहते हो ना कि प्राथमिक और द्वितीयक स्तर तक अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास अधिक हो, उनकी समझ परिष्कृत हो। तो इस संदर्भ में भी भाषा की सामाजिक सामंजस्य, हर सामाजिक समूह जो है अपनी भाषा को लेकर क्या है, गहराई से जुड़ा हुआ है, संवेदनशील है, और भाषा को लेकर कहीं ना कहीं उनमें एक प्रकार से उस भाषा को लेकर एक सम्मान का भाव है। तो यह भी जरूरी है कि लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जोड़ने और अपने समुदाय के भीतर प्रभावी ढंग से
संवाद करने के लिए सक्षम बनाकर स्थानीय पहचान को मजबूत करना। आर्थिक अवसर, बहुभाषी कौशल का लाभ उठाकर कई क्षेत्र में अवसर है। जैसे मान लीजिए कहीं पर पर्यटन है तो स्थानीय लोग को रोजगार मिलेगा, लेकिन अगर वो मल्टी लैंग्वेज जानते हो, मल्टी स्किल उनके पास हो, लिंग्विस्टिक स्किल उनके पास हो, अलग अलग भाषाओं की जानकारी, तो ये हम बता सकते हैं। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व विधायी प्रक्रियाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित करने में सक्षम बनाकर यह सुनिश्चित करता है कि शासन समावेशी और प्रतिनिधात्मक है, जिससे संचार और भागीदारी बढ़ती। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष की भाषा है, उसको वहां की विधायिक प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना। मीडिया और मनोरंजन में जैसे आप देखते हैं तो रीजनल फिल्म, जैसे आप देखिए भोजपुरी फिल्म या साउथ की फिल्म आज नॉर्थ इंडिया में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाषाई जो गतिशीलता है उसको भी बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो ये क्षेत्रीय सिनेमा, टेलीविजन, अन्य मीडिया के माध्यम ये सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं, और इससे हमारी इन सब से क्या हो रहा है? राष्ट्रीय एकीकरण में मदद मिल रही है। अब राष्ट्रीय एकीकरण में भाषाई, आखिर सरकार ने, भारत सरकार ने आजादी से अब तक लेकर कहीं ना कहीं भाषाई आधार पर प्रांत के गठन को स्वीकारा, तो इसके पीछे ज्यादातर सकारात्मक है, लेकिन कुछ नकारात्मक भी है। क्या? जैसे संचार बाधाएं, शासन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कई बार अगर भाषा में, उस भाषा में लोग निपुण ना हो तो वो शासन प्रक्रिया को समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से, कानून आप अंग्रेजी में बनाएं और अधिक से अधिक हिंदी में अनुवाद कर दें। कोई कन्नड़ भाषा में, तमिल तेलुगु भाषा का बोलने वाला उस कानून को हिंदी अंग्रेजी न जाने तो कैसे जान पाए? तो ये भी एक जरूर है। क्षेत्रवाद और विभाजन, क्षेत्रवाद की प्रमुख मांग के पीछे भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन भी एक प्रधान कारण रहा है। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राजनीतिक दल भाषाई पहचान को लेकर अधिक संवेदनशील है और कहीं ना कहीं वो राजनीति करते हैं। तो क्षेत्रवाद और विभाजन परक भी है कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर, इससे राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा है। राजनीतिक शोषण, राजनीतिक दलों द्वारा क्या किया जाता है? भाषाई भावनाओं का शोषण किया जाता है। जो बहुमत की भाषा, उसके प्रति सम्मान का अधिक भाषा, जो अल्पमत की भाषा है उसकी कई बार उसे नजरअंदाज किया जाता है। सामाजिक विखंडन शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भाषाई परिक्षेत्रों के निर्माण की ओर ले जाता है। जैसे सामाजिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं, जैसे अंग्रेजी 4 लाइन आप बोल दे, लोग आपको विद्वान घोषित कर देंगे, चाहे आप टूटी फूटी ही इंग्लिश क्यों ना बोले। तो भाषाई के आधार पर विखंडन भी है। रोजगार में भी असमानता, कुछ क्षेत्रीय भाषा में जो लोग धारा प्रवाह बोल रहे हैं उनको रोजगार कम मिलता, और अंग्रेजी, हिंदी जैसे व्यापक रूप में स्वीकृत भाषा में रोजगार की संभावनाएं अधिक है। तो ये सब आप दिखा सकते हैं। भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए क्या करना होगा? तो अंतर भाषा अनुवाद को हमें बढ़ावा देना होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम चलाने होंगे, और समावेशी नीति निर्माण जिसमें सभी भाषा के संरक्षण के लिए नीतियां बनाए। सार्वजनिक स्थल में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं सरकार का यह दृष्टिकोण होना चाहिए। भाषा सीखने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। भाषाई शोध और प्रलेखन को और अधिक विस्तार देना चाहिए। तो कुछ आप बता सकते हैं, जैसे सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से। तो कुल मिलाकर अगर हम ये सारी रणनीति करते हैं तो इसके आधार पर हम भाषाई विविधता को एकीकृत शक्ति के रूप में बदल सकते हैं, वरना भाषा के नाम पर हमारे यहां एक क्षेत्रवाद की नकारात्मक राजनीति भी हावी रहती है। तो यही प्रश्न की मुख्य मांग थी। आप कुल मिलाकर लास्ट में थोड़ा सा इसको डिफेंड करेंगे। सरकार ने अगर भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया है तो किसी भाषाई समूह के अधिकार, संस्कृति, उनके सम्मान के लिए ऐसा किया गया है। तो हमारे यहां जो भाषाई विविधता है वो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक कम और साधक अधिक है। उम्मीद करता हूं कि ये जो सत्र है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। लेखन कार्यक्रम लगातार जारी रखें, है ना। अगर आपको वास्तव अर्थों में अगर सफल बनना है, अपने उत्तर को और व्यवस्थित करना है, तो यह लेखन कार्यक्रम सतत संचालित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।